इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आईपीएस यादव और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल, हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे चैनल पर हैं मीरा भाईंदर के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, जो राजनीतिक कार्यकर्ता भी बन रहे हैं और उससे पहले वो विसिल ब्लोअर रहे हैं, आज भी हैं, यानी आरटीआई कार्यकर्ता राजू गोयल जी। राजू गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आजकल जो इलेक्शन चल रहा है मीरा भाईंदर में, उसमें उसके बीच में आपकी क्या मसरूफियत है, क्या व्यवस्था चल रही है? देखिए, एक कॉर्पोरेटर बनने के लिए शासन ने 11 लाख रुपए तय कर रखी सीमा उसकी। तो 11 लाख से मुझे नहीं लगता एक कॉर्पोरेटर 11 लाख से ज्यादा ही पैसा खर्च करके महानगर पालिका में पहुंचता है। इनका मानधन, जो इनको मासिक मानधन मिलता है वो 10,000 रुपया है। मतलब आप समझिए कि अगर साल के अंदर आपको 1,20,000 रुपये मिलता है, यात्रा भत्ता और ये सब मिला के भी 1,80,000 रुपये से ऊपर नहीं पहुंचता। 5 साल के अंदर इनको 9 लाख रुपए मिलते हैं 5 साल में जी। और ये 11 लाख रुपए की लिमिटेशन है। 11 लाख से कितना ही पैसा खर्च करके मुझे लगता है कि एक कॉर्पोरेटर बनता कम से कम 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके वो, मतलब कोई भी बड़ी पार्टी का 11 से 50 से 60 लाख रुपए खर्च करके वो कॉर्पोरेटर बनता है। तो करप्शन की शुरुआत होती कहां से? वो नीचे से करप्शन की शुरुआत होती है। ये कमाते कैसे हैं? जब आपकी सीमा ही 11 लाख रुपए तय कर रखी है, आपको मानधन ही 9 लाख रुपए से ऊपर 5 साल में नहीं मिलता है, और 9 लाख के अंदर आप पब्लिक की सेवा के लिए आप आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक की सेवा के लिए आप 9 लाख रुपए लेके और 11 लाख रुपए खर्च करेंगे। मतलब मिनिमम 11 लाख रुपए खर्च करेंगे, 50 से 60 लाख रुपए आप खर्च करके कॉर्पोरेटर बनते हैं। तो करप्शन की शुरुआत उधर से होती है। देखिए, राजू भाई जो बोल रहे हैं वो दरअसल पुरानी बहस है और वो चुनाव सुधार से जुड़ी हुई बहस है। इसमें काफी बार चुनाव सुधार की बहस में चीजें, मुद्दे शामिल हो चुके हैं, लेकिन न तो सरकार ना ही चुनाव आयोग कोई इस पर जो है फाइनल जो है डिसीजन लेता है। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है? इस पर नहीं, विचार करने की जरूरत ही है। जब इन्होंने एक समय मतलब इन्होंने एक निर्धारण किया है कि 11 लाख रुपए से ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते। 50 से 60 लाख रुपए आप खर्च करके अगर कॉर्पोरेटर बनते हैं और आपको मिलता ही मानधन के साथ, पूरा मानधन और यात्रा भत्ता और स्थायी समिति का भत्ता सब मिला के भी आपको 9 लाख से रुपए से ऊपर मिलता नहीं 5 साल में, तो ये फिर पैसा जनरेट कहां से होगा? नहीं तो फिर चुनाव आयोग ने जो सीमा है इतनी कम क्यों रखी है, 11 लाख या 15 लाख, जो है इसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए और पब्लिक को पूछना भी चाहिए कि भाई, कि अगर आपकी सीमा अगर 11 लाख रुपए हैं, आपको मानधन सब मिला के, यात्रा भत्ता, स्थायी समिति का भत्ता, ये सब मिला के आपको 9 लाख रुपए मिलता है, तो आप कॉर्पोरेटर बनते हैं तो आप समाज सेवा के लिए बनते हैं। तो समाज सेवा के लिए बनते हैं तो आपके उसमें इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतने बड़े आप बंगले बनाते हैं, ये पैसा आता कहां से? अब आता कहां से उसका भी मैं बताऊंगा, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। सवाल हमारा यही है कि अगर इतना कम बजट उनको मिलता है नगर सेवकों को, फिर ये जो खर्च करते हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये पैसा इनके पास आता कहां से है? देखिए, इसमें 2 चीज हैं। एक तो कॉर्पोरेटर जो नगर सेवक बनने के लिए जाता है, तो वो सोचता है कि नहीं, मेरा व्यापार के अंदर कोई मतलब मेरे से एक्सटॉर्शन नहीं मांगे, या जो मतलब जो भूमिपुत्र हैं यहाँ के, तो भूमिपुत्र को ऐसा लगता है कि अगर मैं मतलब सपोज करो कोई बिल्डिंग बनाता हूँ, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ राजू गोयल जी का, जो मतलब बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग के व्यवसाय के अंदर कोई भी मतलब क्या क्या करते हैं, प्रभाग अधिकारी को बोल के उसकी बिल्डिंग का काम रुकवाते हैं, कोई ना कोई लुकुनास देख के, या फिर नगर रचना से नोटिस भिजवा के वो कोई ना कोई लुकुना करके उसको काम रुकवाते हैं। वहां से फिर उसको ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट होता है। तो एक तो नगर सेवक इसलिए जाता है कि कहीं ना कहीं मेरा काम हो जाए सरलता से, वो इसलिए जाते हैं। दूसरे जो नगर सेवक हैं,
जो अपना कमाई का साधन ढूंढते हैं, जैसे अपना फेरी का पर्सन है, फेरी वाले आज भी फेरी वाले आज मुझे स्टेशन का नाम मैं बताता हूँ, स्टेशन के अंदर फेरी वाले जितने भी बैठते हैं उसके अंदर एक नगर सेवक का हाथ है। वो नगर सेवक खुद उनको बैठाता है, बकायदा वो उससे लाभ कमाता है, अपने बच्चों को वो विदेशों के अंदर पढ़ाता है। और भी ऐसे हैं, जैसे सपोज करिए आप ये मैं अजमेरा ग्रुप के ऊपर किसी ने केस किया और केस विड्रॉल भी किया। अब विड्रॉल किया उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं 7/12 में नाम चढ़ाने के लिए किया था, तो वो पैसा आया कहाँ से, उसके बाद क्या हुआ, उसकी गहन जान मतलब गहन सर्च होना चाहिए उसके ऊपर कि ये खेल क्यों चलता है। अच्छा, फिर दूसरी बात, आज की तारीख के अंदर कितनी सब्जी मंडियां खुल गई है, जैसे महानगर पालिका ने कितनी सब्जी, उन सब्जी मंडी के बाहर में आज भी देख लो कितने ही फेरी वाले बैठते हैं। उस फेरी वालों की कमाई किसके पॉकेट में जाती है? एक तो वो है। दूसरा, नगर सेवक बनने के बाद ये क्या करते हैं कि कहाँ पे किसी का लिटिगेशन है, उस लिटिगेशन के अंदर अपने कैसे घुसे, उस लिटिगेशन के अंदर घुसने के बाद वो कितना परसेंट, 10%, 5% जो भी रखना है उनको रख के उसको किस तरह मतलब सॉर्ट आउट करें। ऐसा कई नगर सेवक आप देख लीजिए, जो नगर सेवक का क्या व्यापार था और आज वो कैसे बिल्डर बन गए। अब कईयों को मैं नाम लूंगा तो अभी उसमें विवाद हो जाएगा, पर कई जनता को देखना चाहिए कि वो नगर सेवक मैं समझ कर दूं तो दोस्तों, दोस्तों राजू गोयल जी का कहना है कि नगर सेवक जब इतना पैसा खर्च करेगा अपने इलेक्शन में और उसके एवज में उसको बहुत ही कम वेतन मिलेगा, कोई मानधन मिलेगा, तो वो तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा करप्शन करने के, पैसा कमाने के। अब सवाल यह है कि ये करप्शन आखिर रुकेगा कैसे? इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा है जो सुझाव देना चाहते हैं? मेरा सबसे पहली बात तो है कि उनपे पब्लिक को सोचना चाहिए कि हम वोट दे रहे हैं, तो वोट के बदले हम अगर कुछ भी उनसे लेते हैं तो ये एक तरह की रिश्वत होती है। और वोट देते हुए हम ये देखें कि वो कॉर्पोरेटर या नगर सेवक जो बनेगा तो वो क्या मतलब क्या करेगा आगे जाके। आपके ही टैक्स के पैसे, आपके ही आप स्टैम्प ड्यूटी भी भरते हैं, स्टैम्प ड्यूटी का 1% सीधा कॉर्पोरेशन को जाता है। आप हाउस टैक्स भरते हैं, उसका सीधा पैसा इसको महानगर पालिका को जाता है। आप कोई भी काम करते हैं, आप जीएसटी भरते हैं, जीएसटी सेंट्रल को जाती है, सेंट्रल स्टेट को देता है, स्टेट उस जीएसटी को कैसे मतलब कौन कौन सी योजनाओं में लगाना है, जैसे कोई गटर बनाना, भुआरी गटर बनाना है या सीमेंट के रोड बनाना है। सीमेंट के रोड आज एमएमआरडी बना से आप लोन लेके बनाते हो, पर उसका पैसा तो भुगतना तो आप लोगों को ही है ना, टैक्स के माध्यम से आपको ही देना है। वो कोई सरकार कोई थोड़ी नगर सेवक अपने घर से लेके आएगा या फिर कोई आमदार अपने घर से लेके आएगा। ये सारा पैसा आता कहां से? ये सारा पैसा आता है आपके ही दिए हुए टैक्स से आता है, बरोबर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी को भी नगर सेवक चुने तो उस नगर सेवक का पूरा बैकग्राउंड देखें। उस बैकग्राउंड देखने के बाद वो क्या, आपके बच्चे पढ़ेंगे अंग्रेजी माध्यम में या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो विदेशों में पढ़ रहे हैं आप उनको देखिए तो सही, क्यों वो पैसा कहां से ला रहे हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप ये देखिए कि वो पहले क्या करते थे और अभी क्या करते हैं। अब कई नगर सेवक बिल्डर बन गए हैं सब, अब जो भूमिपुत्र भी नहीं। आज भूमिपुत्रों की जमीनों को हड़प के एक आदमी इतना बड़ा बन गया है, जो मतलब राक्षस रूप धारण कर लिया उसने। 3 से 4 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली। बताइए कहां से आया? महानगर पालिका तो इतना बजट ही नहीं था, कहां से? वही तो मैं बोल रहा हूं आपको, कहां से आया। वो आदमी खुद बोलता है कि मैं रिक्शा चलाया करता था। वो आदमी खुद बोलता है कि मैं मतलब तेल के डब्बे ट्रेन से लेके आता था, तेल का कारोबार करते थे। वो खुद बोलता है। तो आज वो आदमी बताए कि ये पैसा आया कहां से।
आप माँ बाप के घर से तो नहीं लाए ये लोग। अच्छा, आज प्रताप सरनायक और ये मेहता दोनों की दोनों झगड़ रहे हैं। वो एक बोल रहा है ट्रैफिक हवलदार, दोनों एक दूसरे की पोलपट्टी खोल रहे हैं। तो ट्रैफिक हवलदार मतलब उसमें तो साहब ने ट्रैफिक हवलदार, अरे ट्रैफिक हवलदार बनने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है। कोई 8वीं फेल को आपको ट्रैफिक हवलदार नहीं बना सकते साहब। आप कैसी बात करते हैं? 8वीं फेल को हवलदार तो क्या चपरासी भी नहीं बना सकते आप उसको। नहीं, गवर्नमेंट का कोई भी जॉब हो, चाहे चपरासी का हो, जिम्मेदारी का अंदर भी 10वीं पास तो चाहिए कम से कम। जिम्मेदारी का जॉब है। तो आप जो है अभी आते हैं सीधे पॉलिटिक्स पर। यहाँ की जो पार्टी पॉलिटिक्स है मीरा भाईंदर में, ये इसमें बड़ा घमासान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी पार्टी किसके साथ है, कौन से लोग किसको वोट दें, किसको नहीं दें। पब्लिक को कैसे आप इसमें करेंगे गाइड के? पब्लिक को क्या देखना है, किस वोट देने से पहले क्या देखना है? पब्लिक को सबसे पहले ये देखना है आपका काम कौन कर रहा है। आप कौन सा क्या आप देखेंगे, आमदार बनने से पहले नरेंद्र मेहता बड़ी वो पता नहीं 4 व्हीलर वो गाड़ी जो होती है, जिसको अपने सेट सपाटे के लिए घुमाते हैं, वो बड़ा हंगामा मचाया था उन्होंने कि गड्ढे हैं शहर में, गड्ढे हैं। अभी की बारिश में गड्ढे हैं, तो आप कहाँ से आप गायब हो गए थे? मतलब आपको पब्लिक के सामने जाके ये बोलना चाहिए कि हाँ ये मैंने हद से बोलना चाहिए कि देखो उसने ऐसा किया था, आपकी बात कहाँ गड्ढे। वो बोलते हैं सीमेंट का श्रेय लेते हैं, मेट्रो का वो विकास पुरुष। अब विकास पुरुष का सही मायने में बताऊं आपको कि एक 3 संस्था थी, 5 संस्था थी। 5 संस्था में एक नागरिक अधिकार मंच बनाया था उन्होंने। उसमें भगवान कौशिक थे मिशन इम्पॉसिबल के, भरत मिश्रा थे जलधारा के, जीवों की आवाज वाले थे राकेश सरावगी जो ऑफ हो गए, जिनको मीटर लगाने के ऑटो में मीटर लगाने के वजह से उनको मारा गया, उनकी खोपड़ी भी फोड़ दी गई। फिर इम्तियाज शेख है, पंकज सिन्हा जी है। इन्होंने 2016 के अंदर जाके MMRD के अंदर जाके दराड़े साहब से बकायदा मिले, दराड़े साहब को पूरा प्रपोजल दिया। अब मेहता भी उठ के आ जाता है कि नहीं मेट्रो का शेयर लूटता है। और मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि मेहता का 2016 का कोई भी लेटर बता दिया जाए कि हाँ 2016 में ये लेटर दिया था आपने मेट्रो के लिए। अब वो बनाने का सब सारा का सारा उन्होंने बेचारों ने हजारों लाखों लोगों के साइन लेके गए, वो उधर बैठे। श्रेय मिलना चाहिए भगवान कौशिक को, श्रेय मिलना चाहिए भरत मिश्रा को, श्रेय मिलना चाहिए राकेश सरावगी को, श्रेय मिलना चाहिए पंकज सिन्हा को, श्रेय मिलना चाहिए इम्तियाज शेख को। और ये मेट्रो मैं बोला मैंने सड़कें बना दी, सीमेंट की सड़कें बना दी। अरे भाई सीमेंट की सड़कें बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है आपको मालूम है साहब? कहाँ से लोन आ रहा है? वो उसके बाद आपको मॉनिटरिंग क्या की उसमें? आपको लगता है कि मॉनिटरिंग के लिए आपके पास में सक्षम अधिकारी हैं? सक्षम अधिकारी होते अगर आपके पास में, तो ये वापिस से सड़कें तोड़ के वापिस से नहीं बनानी पड़ती। आप जाइए, उतरिए, आप सीखिए। आपका लड़का जो मेज पे ताली बजा के बोलता है बोले मैं ये करता हूं। अरे भाई इस बचकाने वाली बात छोड़िए। आप पहले उसको सिखाइए क्या होता है। तो आप अगर घड़ेंगे नहीं, उससे पहले वो टेबल बजा के बोलता है कि मैं अंकल ये कर दूंगा। मैं प्रताप सर नायक को वो चैलेंज करता है कि मैं यहां से लड़। अरे पहले सीख तो सही, पहले फादर को बोले कि वो सीखे सड़क पे रहे। पैसा कमाना कहां से, मतलब चोरी करना ये नहीं। आप ये पहले सीखिए कि कहां से पैसा महानगर पालिका का है। लेकिन राजू भाई चक्कर क्या है, आप कितना भी विरोध कर लो, फिर भी कुछ भी कर लो, बीजेपी ही जीत जाती है हर बार जो है। जनता देखिए जनता को उस समय चुनाव के समय ये सोचना पड़ता है कि हम किसको दें। अब जनता सोचती है, पर क्या होता है, धन बल बाहुबल ये सब उसके अंदर चुनाव के अंदर आते हैं। उस समय आप कितना भी कुछ भी कर लेते हैं, पर वो पैसा है, उनके पास पैसा बोलता है, उनके पास पावर बोलता है। कहीं से ये जो मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री की तारीफ करूंगा कि देवेंद्र फडणवीस के अंदर जो दिमाग है, जो उनका विजन है, जो उनका मतलब काम करने का तरीका है कि कैसे किस तरह से वो परमिशंस लेके आए और इतने कोस्टल रोड्स बनाए और
मतलब जनता को मतलब वो दें, हम्म, उसका श्रेय मैं देवेंद्र फडणवीस से इतना मोहित हूं कि पूछो मत। पर ऐसा ऐसा मीरा रोड में नहीं नहीं, है। अब तो उन्होंने उनको नाम किसी ने बोर्ड होर्डिंग पर लगा देखा था, इंफ्रामैन फडणवीस नाम दिया है। जब नहीं नहीं, वो है इंफ्रामैन उनको गडकरी उनको को उनको कहा मिलना चाहिए। अब मीरा भाईंदर में मैं नरेंद्र मेहता से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने अपने क्लब के अंदर जो परमिशंस ली थी वैसे के वैसे ही आप इधर जितना जैसे रिंग रोड है जेसल पार्क से लेके और आपका मुंबई हाईवे पे मिलाना है आपको, तो उसके लिए एलिवेटेड रोड के लिए आप परमिशन लिए ये सब उतना ऐसा विजन रखिए जो प्रताप ये इन्होंने इनका विजन है, मुख्यमंत्री का विजन है। अच्छा, प्रताप सरनाईक जी की भी बात बताता हूँ। प्रताप सरनाईक जी के बारे में वो बोलते हैं कि बोले बोले ये भवनों का आवंटन कर रहे हैं, ये कर, अरे कुछ तो करिए सर। कोई कर रहा है तो उसके पीछे भी मत पड़िए आप, तो करिए, करके बताइए। आप एलिवेटेड रोड बनाएंगे तो हम खुश होंगे। अच्छा, उनका प्रभाग है, उनका वो है, वो मीरा भाईंदर के लिए मंत्री बने, उन्होंने यहाँ आरटीओ लाया। आप बोलते हैं हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, कम से कम वो सुधार लाने की कोशिश तो कर रहे हैं। आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अच्छा, फडणवीस जी ने जो जो भाषण में बातें कही, सामुदायिक भवन और ये और वो हॉस्पिटल तमाम, ये इसमें काफी चीजें पे प्लिंथ बन गई है। हाँ, उसके जवाब में ऑलरेडी प्रताप सरनाईक जी ने बोला है कि ये काम तो सब हम कर चुके हैं। उसमें प्लिंथ कहीं काफी जगह पे प्लिंथ आ गई है, कहाँ काफी जगह पे तो स्ट्रक्चर दिखने लगा है, काफी जगह पे तो पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। आज उन्होंने लता मंगेशकर हॉल लाया, उन्होंने मतलब कई ऐसे हॉल बनवाए, तो उनका श्रेय उनको जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। और शहर को चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, मुझे बताओ, कोई भी भवन क्यों नहीं चाहिए, भवन क्यों नहीं चाहिए। प्रताप सरनाईक जी पिछले कई साल से 2-3 साल से बहुत एक्टिव है मीरा भाईंदर में, काफी विकास के काम हुए हैं जी। जितने विकास के काम हुए हैं, क्या पब्लिक को पता है? आप लोगों को ये समझाने में, मतलब लोगों को तो पता होना चाहिए, इलेक्शन में सब भूल जाते हैं। देखिए, नो डाउट प्रताप सरनाईक जी ने जो काम किए हैं वो सराहनीय है। वो अगर वो प्रताप सरनाईक की तुलना करें तो काम के वजह में करनी चाहिए उनको कि हाँ मैंने ये काम किया। अब मेट्रो का शेयर लूट रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद अब मुख्यमंत्री के मुंह से बुलवा रहे हैं, पर 2016 का मुझे वो लेटर ला के दें कि उन्होंने मतलब किया। आप भरत मिश्रा आपके साथ में, भरत मिश्रा आपको बताएंगे कहाँ कि मतलब कैसे इन्होंने मेट्रो के लिए कहाँ कहाँ ये दौड़े। आपको पूछ रहे हैं तो भगवान कौशिक से पूछिए, आप इम्तियाज शेख से पूछिए, आप पंकज सिन्हा से पूछिए, क्यों नहीं। आप मेट्रो मैन, आप कहाँ मेट्रो मैन, और कहाँ आपकी सड़क की बात। आज मैं बता रहा हूं, मीरा भाईंदर के अंदर 23 नंबर प्रभाग है, सबसे ज्यादा पैसा वहां पे बरसने वाला है, सबसे ज्यादा पैसा बरसने वाला है। मैं सोच रहा हूं कि वो उधर के नगर को तो लॉटरी लगने वाली है। अच्छा, तो लॉटरी क्यों लगने वाली है, मैं बताऊं। लॉटरी क्यों लगने वाली है मैं बताऊं। ये मीरा रोड वेस्ट के अंदर भराई का काम हो रहा था। अच्छा, तो यहाँ के एक ग्रुप वहां पे बैठा, हर गाड़ी से भरनी के पैसे वो उगराना, मतलब वो एक्सटोर्शन कर रहा था उससे। अच्छा अच्छा। अब प्रताप सरनाईक के वो ये बात आई, तो प्रताप सरनाईक ने तुरंत मतलब उसमें एक्शन लिया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर वहां से कोई कॉर्पोरेटर ऐसा बन जाता है तो वो बेचारा वहां पे सारे के सारे बिल्डिंग्स आने वाले हैं। अभी मीरा रोड वेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, राई मुर्दा की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, आपको वो 23 में आता है, वो प्रभाग नंबर 23 में आ रहा है, आएगा। और आने वाले दिनों के अंदर 5 सालों के अंदर मुझे लगता है वो अंधेरी के लोखंड वाले को पीछा छोड़ देगा। मतलब अंधेरी का लोखंड वाला कैसा है, उससे भी बेहतर एक सिटी बनने जा रही है। रोड भी आ रहा है दहीसर से। पहली बात तो वहां पे जो भी जितना भी एंटी जोन है वो खुला हुआ है। उस एंडी जोन के अंदर कहीं भी आपको झोपड़पट्टी या चौल और ये नहीं है, बसावट नहीं, खाली पड़ा है। तो उसके अंदर रोड्स की प्लानिंग मतलब बिल्कुल एकदम, अब पहले जो डीपी बना था 97 के अंदर बनना स्टार्ट हुआ था, तब कई रोड्स ऐसे बन गए थे जो डीपी के अंदर 30 मीटर में थे, तो उसको 10 मीटर या 12 मीटर तक ही सीमित हुए थे, क्योंकि कारण क्या, वो पहले से ही बन गए थे, वहां पे बिल्डिंग हटा नहीं सकते थे। अब जो डीपी अपना मतलब अभी अप्रूव नहीं हुआ है, जान साइलेंट कर दो ना, साइलेंट करो। अच्छा, एक बात बताइए, मेहता जी के सभी कामों को खारिज तो नहीं किया जा सकता ना, कुछ तो काम उन्होंने किए भी होंगे। नहीं, उन्होंने काम किया, क्यों नहीं किया। जनता को लूटा है, मैनग्रोव्स हटाए हैं, उनका श्रेय इस मीरा भाईंदर के लिए यही है
कि उन्होंने मतलब एक दूसरे को कैसे जैन समाज को भी झगड़ा देते, जैन समाज के विरुद्ध भी एफआईआर हुई तो बांटने का काम। उन्होंने बांटने का काम किया। हम्म। कुल मिला के उन्होंने बांटने छाटने और कौन किसको किसको कहाँ पे पटकना, कहाँ सुलाना, यही उनका उनका व्यवहार बिल्कुल एकदम मतलब घमंडी तरह का व्यवहार है। उनका व्यवहार पूरा घमंडी। अच्छा, अब एक आखिर में हम एक सवाल पूछते हैं आपसे, और वो सवाल जुड़ा हुआ है मराठी माणूस यानी मराठी अस्मिता और हिंदू राष्ट्र, हिंदू, ये दो पक्ष कौन किस पर भारी है? देखिए, मराठी अस्मिता की मैं बात करूं, जहां तक हुतात्मक चौक में जो हुआ उस समय शायद मोरारजी देसाई वो उस बात पे जाते हैं तो हम कि कहीं ना कहीं मराठियों को सम्मान देना, मराठी सीखना, ये आना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर कोई, हाँ, जो मीरा रोड का इंसिडेंट हुआ था उसमें जिस बंदे को मारा गया था उसका एटीट्यूड बिल्कुल खराब था। उसका एटीट्यूड, पहली बात तो वो जहां घर बना रहा है, हमारे राजस्थान में वो घर बना रहा है जहां पे जहां का उसका वीडियो वायरल हुआ, उसके अंदर गाली देते हुए, औरतों को गाली देते हुए बता रहा है। उसका एटीट्यूड ही उसको मार खिलवाया। कहीं भी वो गलत नहीं थे। और मैं मराठी मोर्चे में शामिल भी हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इसमें राजनीति हो रही है। क्योंकि उसका एटीट्यूड सही नहीं था। मार खाई शायद उसने, तो मेरे को मैं बोलता हूँ सही किया उन्होंने। अच्छा, आपको मराठी आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए भाई? मराठी बिल्कुल आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए। आप महाराष्ट्र में धंधा कर रहे हैं तो कम से कम मराठी तो आप सीखें, और मराठी सीखें। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्री लोगों ने जो आपको धंधा दे रहे हैं, अब उनको ही आप मतलब उसको ब्लेम लगाएंगे, नहीं हमको इसलिए पीटा गया है कि मतलब मराठी सीखे ना। मैं थोड़ा अपने सवाल को और स्पष्ट कर दूं। दोस्तों, क्या है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक पक्ष में रह के लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ मीरा भाईंदर में क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है और शिवसेना जो शिंदे गुट है वो अलग लड़ रहे हैं। उनके साथ में उद्धव बाला साहब ठाकरे का सहयोग है कि नहीं आपको? उद्धव बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस, तो दोनों भाई तो एक ही हैं। हाँ, नहीं, उद्धव बाला साहब ठाकरे और मनसे, कांग्रेस का भी सहयोग है सर? मैं कांग्रेस की उनसे बात बनी नहीं, इसलिए मेरी ख्याल से मनसे और उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी, वो बेटा, वो दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। मनसे के उम्मीदवार के गले में कल मैंने कांग्रेस का पत्ता देखा है। नहीं, देखा है, उनका है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पे कहीं कांग्रेस उनको वोट दे। उनको ये चाहिए था कि मुजफ्फर हुसैन की सभा को बुलाएं, क्योंकि इधर जो दमदार 3 नेता हैं, 4 नेता हैं मीरा भाईंदर में, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी बात मतलब शायद हो कि हाँ, कम से कम मुस्लिम्स वोट मिले। देखिए, देश भर में ये बात तो है कि मतलब अब बाटों की राजनीति तो हो गई है। मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम ही मतलब अच्छा लगता है, और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का प्रेम है। ये बात तो देश में अभी स्पष्ट हो गई है। क्यों स्पष्ट हो गई है? क्योंकि भाई अब ऊपर के लेवल से जो सीखते हैं लोग, वो ही नीचे तक आता है। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि वोट मनसे और उबेटा को इसलिए कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा है क्योंकि मनसे की वजह से नहीं, वो मतलब ऊपर से ही नहीं चाहते कि मतलब कहीं इनका तालमेल बैठे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की सेटिंग है? कुछ ऐसा भी लोग बोलते हैं। देखिए, कौन सी पार्टी का किसका सेटिंग होता है ये सवाल तब उठाया जब बिहार में राहुल गांधी 20 दिन के लिए गायब रहे। देखिए, ये सवाल, मैं वहां तक तो वहां की राजनीति का तो मुझे मालूम नहीं, पर मैं मीरा भाईंदर की राजनीति पे ऐसा बोलता हूँ कि जो आदमी कभी कांग्रेस की टिकट से लड़के, राष्ट्रवादी कांग्रेस की टिकट से लड़के हारा, फिर उसके बाद उसने बीजेपी इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि सामने राष्ट्रवादी के अंदर गिलबर्ट सेठ का नाम बड़ा था, तो वो बीजेपी पहली बार उस सीट से लड़ा और वो हारे। अब इसमें होता क्या है कि कहीं ना कहीं ये जब कॉर्पोरेट आपके नगर से वो कम पड़ जाते हैं, तब ये कांग्रेस से भी सहायता ले लेंगे, एनसीपी से भी सहायता कर लेंगे। राजनीति में हर चीज संभव है।
आप आपके पास में नंबर का गेम होगा। बीजेपी जो हिंदुत्व के नाम पर पोलराइजेशन करती है वोटिंग का, वो यहाँ कितना असर आपको लग रहा है? 100% पड़ेगा, 100% पड़ता है, क्यों पड़ता नहीं, है? पॉलराइजेशन का तो असर पड़ता तो ही उसका काउंटर भी शिवसेना करती है मराठी मानुस और मराठी है। स्मिता देखिए से, देखिए तो देखिए कौन सा पल्ला भारी रहता देखिए मैं बताऊं, जहां तक सिंधे ग्रुप की बात है, है? तो सिंधे में तो मैंने नहीं देखा, सिंधे ग्रुप में मीरा भाईंदर में मैंने नहीं देखा कि कहीं मराठीवाद या कहीं मतलब भाषावाद का कोई बहुत बड़ा रोल अदा किया है। पर हाँ, भाजपा ने, चाहे वो गीता जैन जी जब निर्दलीय रही हैं या नरेंद्र मेहता हुआ, तो भाषावाद ये सॉरी आपका जो हिंदूवाद है वो हिंदूवाद चरम में रहा है, ये बात तो है। भाईजान अभी अभी ये जो अभी तो स्टार्ट हुआ है, भाईजान अब्बा जान भी होगा, ये हिंदू मुस्लिम होना ही होना है। तो अभी ये इलेक्शन के 2 दिन बचे हुए हैं, इन 2 दिन में क्या क्या होने वाला है और आपकी क्या तैयारी है गलत से लड़ने के लिए? मेरी तो तैयारी क्या है, भूमि पुत्रों को न्याय मिले, भूमि पुत्र खुद सोचे कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, पहले तो ये। सेकंड, ये जो पैसों का लेन देन होता है वो 2 दिनों में ही होता है, और इन 2 दिनों के अंदर हर उम्मीदवार से मेरी ये विनती है कि पैसों के लिए आप अपना वोट लगवाएं, अपना वोट नहीं करें। आप उनको समझाएं कि हम क्या विजन लेके, अच्छा, नगर सेवकों का काम क्या है? महानगर पालिका में पानी, आपका बिजली का कोई काम होता नहीं है, हाँ स्ट्रीट लाइट का काम होता है, प्लस आपका साफ सफाई का, प्लस आपका अगर बिल्डिंग के अंदर कोई सपोज करो आपका मतलब जो दवाइयाँ देनी है, जैसे छिड़काव करना है किसी का, ये काम होता है। अब उनका काम ये नहीं होता है कि मतलब उनके पास बजट एलोकेट करने की काम, जैसे अभी सीमेंट की सड़कें बन रही है, इसका सीमेंट का सड़क का पैसा कहाँ से लाना, ये तो राज्य सरकार के सिवा तो महानगर पालिका तो इतना सीमेंट का पैसा खर्च कर नहीं सकती। तो ये अपने नेता से बोल के कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। पर इनका विजन मुझे ज्यादातर ऐसा लगा है कि रोड का जो है, और इनका नेता लोग तभी लेके आते हैं जब उसके अंदर उनको लगता है कि अपना फायदा क्या है। वो शहर का फायदे से ज्यादा अपना फायदा जरूर सोचते हैं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए मेट्रो को भी रुकवा देते हैं। हाँ, मेट्रो रुका है, क्यों नहीं रुका है? अभी बकायदा मेट्रो की यहाँ से सिटी जानी चाहिए थी, उसके अंदर 74 मीटर का ही कुछ था, अब प्रपोजल 2600 मीटर का भेजा है। अब 2600 मीटर मैं समझ रहा था, मैं खेल 74 मीटर का समझ रहा था, अभी ये खेल बहुत बड़ा है। अच्छा, ये इनको मेट्रो के नाम पे वो जो सड़कें बन गई थी, जिसपे सड़कें बन गई थी, जिसमें नाले बन गए थे, उसका भी वो पैसा लेना चाहते हैं। मतलब हमें तो आम आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेट्रो का काम क्यों रुकाया। जब आप अंदर जाते हैं तो इसमें ये मालूम पड़ता है खेल बहुत बड़ा है, खेल छोटा नहीं है इसमें। अच्छा, अब चलते चलते आखिरी में बताइए, एक तो मीरा भाईंदर में करप्शन से लड़ने में आपका अग्रणी योगदान रहा है, ठीक है, तो भविष्य में आपका क्या स्टैंड रहेगा? दूसरा, किस पार्टी को कितना मिलने वाला है ये पालिका में, ये जरा बताइए। मुझे अभी लगता है कि सिंधे जो सेना है, वो मेहता और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका गुरूर तोड़ेगी, क्योंकि मीरा भाईंदर में बीजेपी कहीं नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका गुरूर टूटेगा और 101% टूटेगा। और कहीं ना कहीं मुजफ्फर हुसैन जी की सीटें कम आएगी, क्योंकि 2 चीज है उसमें। एक तो वो मतलब बिखराव जो हुआ है जितना भी हिंदू और मुस्लिम वोटों में, तो इसका असर तो जरूर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और नहीं, नेताजी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जैन गुजराती मारवाड़ी, उसको कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए, गुजराती मारवाड़ी और ये इसका वोट खाली मतलब मेहता जी नहीं लेके जा सकते, इसका क्रेडिट काम तो शिवसेना ने काफी किया है। हाँ क्रेडिट मिलेगा। और देखिए, हर वार्ड के अंदर अलग अलग थे, जहाँ पे मारवाड़ी गुजराती ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि मेहता ही सारे वोट लेके जाएंगे। हो सकता है वो कोई 45% लेके जाए, कोई 55% लेके जाए, ऐसा नहीं है। क्या अंदाजा लग रहा है आपको कि शिवसेना को कितना मिलेगा
भाजपा को कितना मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है शिवसेना शिंदे ग्रुप के बिगर अब की भाजपा का महापौर नहीं बनने जा रहा है। अच्छा, यानी आप ये तो मानते हैं भाजपा लीडिंग पोजीशन में है? वो पर महापौर उनका नहीं बनने जा रहा है, ये बात पक्की है। अगर शिवसेना शिंदे ग्रुप को अगर आपने मतलब बाहर रखा, ऐसा हो नहीं सकता। मेयर तो आपको शिंदे ग्रुप के साथ में रह के ही बनाना पड़े। हो सकता है कि कहीं, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि मेयर कहीं शिंदे ग्रुप से नहीं आ जाए मतलब कॉलिशन करना पड़ेगा दोनों पार्टी को, पर मेयर मुझे लगता है कि शिंदे। पर ये लड़ाई आपको लग रहा है ये 15 तक ही है? 16 के बाद तो दोनों में गलबैया शुरू हो जाएगी। नहीं, 16 के बाद तो असली लड़ाई स्टार्ट होगी। अच्छा, 16 के बाद ही असली लड़ाई स्टार्ट होगी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल बजट कैसे बढ़े? जैसे मुंबई महानगर पालिका का बजट है 75 करोड़ का, 1000 हाँ, करोड़ का। हाँ। यहाँ का बजट बढ़ाना अगर हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ के बजट बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले तो जितनी भी बैंक्स हैं, हाँ, जितने भी एटीएम हैं, हाँ, जितने भी व्यवसाय ठिकाने हैं, हाँ, उनका उनका जो रेंट आता है, हाँ, उस रेंट को आकलन करें। हाँ, उससे वो आकलन होगा तो उससे आप उसके हिसाब से आप मतलब निर्धारित करें कि कितना मतलब उस पे कॉमर्शियल हाउस टैक्स लगाना चाहिए। पहला तो ये। दूसरा ये कि जितने भी जो हॉल हैं, जितने भी ये आपका स्पोर्ट्स, जैसे स्पोर्ट्स क्लब हुआ, हॉल हुए, इनको इनको बाकायदा पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी करके उनको दिया जाए तो बड़े पैमाने पे महानगर पालिका को आवक स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपने ही, जैसे नगर सेवक है, सपोज करिए कोई नगर सेवक है, वो अपने नेता को बोलता है कि हमको मिलना चाहिए, और हम मतलब ऐसा लेके, ऐसा आदमी जो बाहर से, क्योंकि नगर सेवक तो खुद तो अपने नाम पे लेगा नहीं, एक कंपनी किसी और के नाम से खुलवाएगा और उसी कंपनी को मतलब वो ठेका दे दिया जाएगा। जैसे ये मीनाताई हॉल हुआ, या फिर मतलब आपका जो भी महाजन हॉल हुआ, तो इनको कहीं ना कहीं मतलब शादियों के लिए खोले जाएं, और शादियों को खोले जाएं तो मतलब ऐसा नहीं करें कि एक ही व्यक्ति को उधर उस पर बैठा दिया जाए। तो उस एक व्यक्ति को ना बैठा के, या तो महानगर पालिका ऐसा सिस्टम जनरेट करे कि वो ही मतलब उन हॉल्स को और उनको किराए पे, तो आवक तो बढ़ने के सूत्र कितने ही है। मतलब 2 सूत्र तो आपने बता दिए, एक तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में हो। इंफ्रास्ट्रक्चर से तो पैसा आ ही रहा है। हाँ। कोई भी तो इंफ्रा बढ़ेगा तो टैक्सेशन बढ़ेगा ना? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा आ रहा है। महानगर पालिका में नगर रचना से पैसा जितना आता है, वो डेवलपमेंट चार्ज के हिसाब से, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट चार्ज कितना आता है, मैं आपको डेवलपमेंट चार्ज तो काफी आ रहा है। जैसे अनुमान विकास शुल्क 195 करोड़ रुपए आने की इनको लगा है। 398 करोड़ रुपए आपको प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। सरकारी अनुदान जो ग्रांट बोलते हैं उसका 378 करोड़ रुपए आ रहा है। और ऋण आपने लगभग नया ऋण आपने 500 करोड़ रुपए, 439 करोड़ रुपए, ऐसा करके टोटल आपने 2600 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया। हाँ, एक बात आप बहुत मजे की है, जब मेयर नहीं है और प्रशासक ने काम किया है, वो कैसा काम किया है वो उस पर भी देखिए, प्रशासक को के ऊपर उस समय कोई दबाव नहीं रहता है। पर ये जो नेता होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ मंत्री महोदय, इनका जरूर उनके ऊपर मतलब वो रहता है कि भाई ये करिए वो करिए, इंटरफेरेंस। पर मैं तो सोच रहा हूँ कि मेयर चाहिए क्यों, प्रशासक रहे और ये ही मतलब जो शहर के 2 नेता हैं, कहीं मतलब एक रहता है। बीएमसी के अंदर तो बहुत सारे हैं। अभी एक चैनल पर मैंने स्टडी भी इस बारे में सुनी है कि जहां 4 साल से यहाँ पर कोई नगर सेवक नहीं है, कोई मेयर नहीं है, वहां पर काम अच्छा हुआ है। वो सही भी रहा, हाँ, पब्लिक का काम अच्छा हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल मेरे ख्याल से इस वीडियो को ही खत्म करते हैं, और कुछ कहेंगे? हाँ, मैं सबसे लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी कॉर्पोरेट, जितने भी नगर सेवक हैं, उनसे पब्लिक को अभी 12 तारीख है, आज 12, 13, 14 तारीख को तो समाप्ति हो जाएगा सब कुछ। तो ये 2 दिन क्रूशियल्स है। तो इसके अंदर बकायदा उन नगर सेवकों को बोले कि
आप सब हमें समझाएं कि मतलब शहर के लिए आप कैसे और क्या करेंगे और कैसे फेरी मुक्त करेंगे, कैसे आप मतलब पानी की जो सूर्या डैम का जो प्रोजेक्ट है उसका मतलब बहुत डिले हो रहा है, तो आप नेता लोगों को मतलब जो उनके बड़े जो एमएलए हैं उनको कैसे करके आप मदद करेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो है यहाँ पे पहले प्रताप सरनाईक जी ने जो सूर्या डैम का काम रुकवाया था, उन्होंने खुद ही प्रताप सरनाईक जी खुद ने बोला था कि ये मेहता कुछ भी नहीं होने के बाद भी वो मेहता ने वहां का काम रुकवाया और कैसे न कैसे उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया, तो इसलिए भी डिले हुआ। प्रताप सरनाईक जी ने काम को आगे बढ़ाया, ऐसा प्रताप क्योंकि मैं साइड पे गया नहीं, उस साइड पे गया नहीं मैं, मुझे तो पर उस साइड पे उन्होंने ऐसा कर दिया कि प्राण का खेल ऐसा किया मेहता जी ने कि वहां पे अब वो जो पहाड़ के पार खोद दिए और वो बोलते हैं कि ये सब एमएमआरडी ने किया है, एमएमआरडी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए किया। अब इतना प्लेन आज 2000 मैं बोलता हूँ ज्यादा दूर नहीं, 2016 का नक्शा उठा के देखिए गूगल मैप से, और 2000 आज 25 का गूगल मैप का नक्शा उठा के देखिए, उसमें कितनी बिल्कुल एकदम मैदान दिखेंगे आपको, हेलीकॉप्टर का पैड दिखेगा, उसके अंदर हजारों फ्लैट बना के आपने एक फंक्शन रखवाया जिसका आपने करोड़ों रुपए कमाए। मैं तो नरेंद्र मेहता की कंपनी ने करोड़ों रुपए कमाए, और ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है मुझे बताओ। ये दोहन है मीरा भाईंदर के रिसोर्सेज का दोहन। तो फिलहाल मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।